हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, युग्मक जनन में शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आज का लेक्चर जो होगा वो अंड जनन पे हो। पीछे जो अंड जनन का हम लोगों ने प्रक्रिया पढ़ा था वो किस में पढ़ा था, याद होगा आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब उस फेज को हम करते हैं कंप्लीट, जहाँ से कंप्लीट अंडा तैयार हो जाए और उस अंडे और शुक्राणु के बीच के बाद निषेचन की क्रिया होगी, और जब निषेचन की क्रिया होगी तभी तो आगे के क्लासेस में भ्रूण और शिशु का विकास होगा। इसलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अंड जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अंड जनन। देखो, अंड जनन जो है ये भी एक प्रकार का युग्मक जनन का ही पार्ट है। तो हम लोग क्या कहते हैं? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, ठीक है। अब बाबू, कैसे ये होता है इस बात को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि जो अविकसित अंडा होता है, जो अविकसित अंडा होता है, अंडा होता है, जो अविकसित अंडा होता है वह भ्रूण के समय ही समय में ही मादा के मादा के अंडाशय में आ जाता है। लेकिन ये विकसित नहीं है, ठीक है। जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो यह अंडा तो यह अंडा विकसित होकर कहां से? अंडाशय से बाहर निकलता। अब इसके विकास में कई प्रकार के हार्मोनल प्रक्रियाएं होती हैं। उन हार्मोनल प्रक्रिया को हमने समझा दिया है, ठीक है। अब जो विकसित अंडा है वह प्रत्येक अंडाशय से प्रत्येक माह में अल्टरनेटिव रूप से एक एक अंडा बाहर निकलेगा। लेफ्ट अंडाशय से एक निकला तो अगले मंथ में राइट अंडाशय से, फिर अगले मंथ में लेफ्ट, फिर उसके अगले मंथ में राइट। या हो सकता है कि एक अंडाशय से ही लगातार 6 माह तक अंडा निकले और फिर दूसरे अंडाशय से 6 माह तक। तो इस सारी प्रक्रियाएं क्या होता है? अंडे के विकास में अर्धसूत्री, सूत्री और समसूत्री
विभाजन की क्रिया होती है। विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन की ये क्रियाएं कैसे होती है, यह कैसे सारा प्रक्रम चलता है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो हमारा अंड जनन भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा सा ग्राफ है, उस ग्राफ को थोड़ा सा समझ, बहुत बड़ा ये पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। इसके बाद निषेचन, प्रसव, ठीक है, इसके बाद प्रसव से पहले थोड़ा सा शिशु का विकास, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाता है। तो बाबू क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक तो अंडा है, अंडा से आपने नाम दिया है ओगोनिया। क्या नाम दिया है, ओगोनिया। ध्यान देना है यहाँ पे, शुक्राणु की तरह ही इसमें भी होगा, लेकिन बच्चों शुक्राणु से थोड़ा सा अलग क्रिया होगा। ओगोनिया में कैसा विभाजन होगा बाबू, ये मान के चलिए इसके पास कितने गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन हो, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या हो गई 2, और विभाजन कैसा हुआ, समसूत्र। सम माने होता है बराबर, सूत्री माने गुणसूत्र। अगर मान लो इसके अंदर गुणसूत्र एक्स एक्स है, इसके अंदर भी एक्स एक्स होगा, इसके अंदर भी एक्स एक्स, इसने फिर से समसूत्री विभाजन की और अपनी संख्या बढ़ा ली। तो जो बढ़ाई, इस स्टेज को हम लोग प्राथमिक तक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या यहां भी कितनी है, इसका मतलब यहां भी क्या होगा, एक्स एक्स होगा, यहां भी क्या होगा एक्स, यहां भी क्या होगा एक्स, और यहां भी क्या होगा एक्स। ठीक है बाबू। अब ये जो समसूत्री विभाजन हुआ, इसके बाद यहां तक आके रुक जाता है। इसके पहले की जो उम्र है यहां से यहां तक, ये कौमार्य का कहा जाता है, या कहें कि पूर्णतः जनन के लिए शरीर विकसित नहीं हुआ है। यह उम्र होता है जन्म के बाद 12 वर्ष तक। अब 12वें वर्ष के बाद इसके अंदर कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाती है, तो बचा कौन सा, एक। अब इस एक कोशिका के अंदर, इस एक कोशिका के अंदर कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री 1। अर्धसूत्री 1। अब अर्धसूत्री 1 में मेरे भाई 2 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन यह पूर्णतः विकसित नहीं है, और यहीं पर आके गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। जैसे ही यहां गुणसूत्रों की संख्या n होती है बच्चों, इनके गुणसूत्रों की संख्या जब n होती है तो ये गुणसूत्र हो जाते हैं x, याद दो था ना। अब इसे हम कहते हैं तृतीय, लेकिन अभी भी विकास पूरा नहीं हुआ है। अब द्वितीय पुटक को मिलेगा पोषण, ठीक है। अब द्वितीय पुटक के अंदर फिर से मिलेगा पोषण,
तो अब ये द्वितीय पुटक अपने जैसे तो और कोशिकाओं को बनाएंगी, कॉपी करेंगी, और यहां वाले स्टेज को कहते हैं हम लोग अर्धसूत्री 2। क्या कहते हैं? यहां वाले को कहते हैं अर्धसूत्री 2। जब अर्धसूत्री सेकंड हुआ है तो ये 2 बन गए हैं। यहां वाले स्टेज को हमने क्या नाम दिया? अर्धसूत्री 2। क्या नाम दिया? अर्धसूत्री 2। यहां पर हुआ अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर यहां पे अर्धसूत्री। अब जैसे ही ये बना, इसे क्या कहा दिया? तृतीय। अब तृतीय पुटक में कुछ कोशिकाएं फिर से क्या हो जाएंगी बाबू? कुछ कोशिकाएं नष्ट, और जो एक बची हुई कोशिका है यही विकसित होकर क्या बनाएगी? अंडा। विकसित होकर के क्या बनाएगी? अंडा बनाएगी। तो अंडा में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? n, या गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधा। ठीक है बाबू। अब जब ये अंडा बना होगा तो इस अंडे के ऊपर लेयर बने होंगे, एट्रियम द्रव बना होगा। अब अगर यहां रफ की ओर देखेंगे तो जो अंडा होगा, ये अंडा है, इसके अंदर 23 क्या होंगे बाबू? गुणसूत्र होंगे, और इसके बाहर एक लेयर बना होगा, के बाहर एक लेयर बना होगा, और इसके अंदर द्रव भरे होंगे। इन्हीं द्रव में कोशिका तैरेगा। जो बाहर का लेयर होगा उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है बाबू। और जो अंदर पीला वाला लेयर है, जो अंदर पीला वाला लेयर है, इसको कहते हैं बाबू, इस पीले वाले लेयर को जो है हम कहते हैं जोना लुसिडा। अब बच्चों, जो कोरोना रेडिएटा है, अब क्या समझना है? अब यह समझना है कि जो हमने अंडा बनाया है इसमें कितने गुणसूत्र हैं? कितने गुणसूत्र हैं? कितने गुणसूत्र हैं बाबू? 23। कितने गुणसूत्र हैं? 23। 23 गुणसूत्र है। और इसके बाहर जो लेयर है बाबू, के बाहर एक लेयर है, लेयर को हमने क्या नाम दिया है? लेयर को हमने नाम दिया है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है बाबू? द्रव। क्या भरा हुआ है? द्रव। कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। अब समझोगे, जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु है, इसके साइड वे में, इसके साइड वे में, इसके साइड वे में देखना है। अब यहां भी कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। और यहां पे जो द्रव है क्या बताए थे? एक क्रोमोसोम। अब वह जब एक्रोसोम वाला द्रव, तब ये द्रव, ये वाला ध्यान दीजिएगा, जब यह द्रव, जब ये यहां पर जाके टच करेगा ना, तो इसके एक्रोसोम के कारण कौन सा परत, जो बाहरी परत है, कौन सा? कोरोना रेडिएटा। कोरोना, कोरोना रेडिएटा। और अंदर वाला जो परत है इसका नाम क्या है? तो शुक्राणु का एक्रोसोम कोरोना रेडिएटा को, किस परत को बाबू याद रखना है? कोरोना रेडिएटा को क्या कहेगा? तोड़ेगा। कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा।
और जोना प्लूसिडा में एक छेद करके अंदर प्रवेश, और जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगा एक क्रिया हो जाएगी, आप नाम देंगे, क्या नाम देंगे? लेकिन कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के बाद भी एक परत बचा का बचा रह जाता है, कौन सा? जोन। अब ऐसी स्थिति में इसके 23 गुणसूत्र और इसके 23 गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र? 23। और इसके कितने गुणसूत्र? 23। अब दोनों मिलके कितना बना देते हैं? 46। कितना बना देते हैं? 46 गुण। कितना बना देते हैं? 46 गुण। अब इस 46 गुणसूत्र के कारण ये क्या हो जाता है बउआ? और जैसे ही बउआ ये 2n होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया जो, ये सारी घटनाएं जो घटित, यह सारी घटना अंडवाहिनी में घटित होंगी। ठीक है बुआ, ये सारी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? अंडवाहिनी में। अब निषेचन कहाँ होगा? तो निषेचन की क्रिया भी कहाँ होगा? अंडवाहिनी में। जब अंडवाहिनी में निषेचन हो जाएगा, जैसे ही निषेचन हुआ तो न शुक्राणु बचेगा न अंडाणु दिखेगा। अब वो जो बना हुआ संरचना है, शुक्राणु और अंडाणु का मिक्स संरचना है, तो बना हुआ है, जिसे हमने क्या कहा? द्विगुणिक कहा था। द्विगुणिक कहा था, हमने द्विगुणिक कहा था। ये द्विगुणिक संरचना अब क्या हो जाएगा बाबू? अब हो जाएगा क्या कहलाएगा? निषेचन से पहले अंडा भी युग्मक था। निषेचन से पहले अंडा क्या था बबुआ? युग्मक था। और शुक्राणु भी क्या था बबुआ? युग्मक था। शुक्राणु भी क्या था? लेकिन निषेचन के बाद दोनों क्या में बदल जाएंगे? युग्मनज में। अब यह युग्मनज अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। किस विधि के कारण करेगा? तो अपनी संख्या में जो ये वृद्धि करेगा वह क्रिया होगा ओरूला प्लास्टूला, प्लास्टूला, है ना? तो ये सारी क्रिया कब होगी? निषेचन से के बाद। तो पहला स्टेज जो था, हमने 3 स्टेज पढ़ना था। पहला स्टेज हमारा क्या था? जनन अंग। जनन अंग क्या था? जनन अंग, इसको हमने पढ़ लिया। दूसरा स्टेज क्या था? दूसरा स्टेज था मासिक चक्र, इसको हमने पढ़ लिया। तीसरा स्टेज क्या था? ये जनन अंग जो है, इसे हमने क्या नाम दिया था? निषेचन पूर्व की घटना। निषेचन पूर्व की घटना क्या कहा था? निषेचन पूर्व की घटना। इसे हमने नाम दिया था निषेचन पूर्व की। अब ये जो मासिक चक्र है और क्या है? निर्माण, ये दोनों ही घटनाएं क्या है? ये भी घटना किसमें आएंगी? निषेचन पूर्व। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद अब हमारी तीसरी घटना, ये तीनों ही निषेचन पूर्व। अब तीसरी जो हमारी यहां तक खत्म हुआ, अब हमारी अगली घटना कौन सी है? निषेचन। कौन सी हो रही है? तो जब निषेचन को पढ़ लोगे तो अगली घटना निषेचन के बाद कौन आएगी? निषेचन पश्च। निषेचन पश्च की। और जब निषेचन पश्च की घटना पढ़ोगे तो इसमें भी कई चीजें आएंगी। भ्रूण का विकास, भ्रूण का निर्माण, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूण की सारी प्रक्रियाएं। तो इसीलिए बाबू इन चीजों को समझना जरूरी है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता क्या है? पहले तो पूछेगा निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? कहां होता है? अंडाशय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडे का सबसे बाहरी परत, अंडा का सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, बाहरी परत का नाम क्या है? तो इसका आपका आंसर जो होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंडे का विकास, अंडे का विकास कब होता है? इसमें बाबू दो आंसर होता है, पहला पहला होता है भ्रूण में और दूसरा होता है यौनावस्था में। ठीक है, तो जो भ्रूण में होगा वो सिर्फ विकास करेगा और यौना अवस्था में उसके साथ साथ क्या होगा? वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास दोनों। ठीक है हुआ। अब इतना खत्म होने के बाद हमारी पहली प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, जो हम पहली प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं किसको? निषेचन के बाद की, निषेचन के बारे में हमने एक बार और समझा था, याद होगा आपको। तो निषेचन के बाद की घटना क्या होगी बाबू? निषेचन के बाद क्या बनेगा? निषेचन के बाद देखिए विदलन होता है, जैसे ये क्या बना? युग्मनज बना। अब युग्मनज में कितना एन है? 2n है। अब इसमें होगा कोशिका विभाजन। कैसा विभाजन? समसूत्र। कैसा विभाजन होता हुआ? कब? कब की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं निषेचन के बाद। कब की बात? निषेचन के बाद। निषेचन के जो बाद की घटना है उसकी बात कर रहे हैं। निषेचन के जो बाद की घटना है, निषेचन के जो बाद की घटना है उसकी बात कर रहे हैं। और यहां सबसे पहले क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज में विभाजन होगा। कितनी कोशिकाएं? 2 बनेंगी। फिर 2 से कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। 4 से कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। 8 से कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। 16 से 32 बनेंगी। तो इस विभाजन की क्रिया को, ठीक है, इस विभाजन की क्रिया को, ये जो विभाजन की क्रिया हो रही है, इस विभाजन की क्रिया को ही हम लोग एक नाम से जानते हैं। इस विभाजन की क्रिया को, निषेचन के बाद की विभाजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं बउआ? विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदलन। अब जब ये 16 से 32 की संख्या होता है तो हम क्या कहते हैं बउआ? क्या कहते हैं? ये मोरूला तक की अवस्था, मोरूला के बाद ग्लास्टूला तक की अवस्था, सारी अवस्थाएं कहां होती है? मानव के, मादा के अंडवाहिनी में ही होती है। और अंडवाहिनी में जब ये विदलन पूर्ण होगा तो विदलन के बाद एक प्रक्रिया होगा जिसे क्या कहेंगे? रोपण की क्रिया। रोपण, रोपण का मतलब होता है बउआ इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। तो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में जो अंडा है वो इस आकार का बन गया है। अंडवाहिनी के अंदर जो अंडा है उसने कोशिका विभाजन करके एक विशेष प्रकार की अवस्था बना ली है। ठीक है, जिसे कोकर पुट्टी या ब्लास्टोसिस कहते हैं। अब इस प्रकार की कोशिका का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर एक ऐसा केंद्रक होगा जिसमें गुणसूत्र होंगे और इसके चारों ओर द्रव भरे होंगे जिसे एट्रियम द्रव कहते हैं। अब ये जाके जैसे ही
मादा के गर्भाशय के अंतःपरत, मादा के गर्भाशय के अंतःपरत, कौन सा अंतःपरत जो देखे किसके, तो मादा के गर्भाशय के अंतःपरत में, अंतःपरत में रोपित हो जाएगा। और जैसे ही अंतःपरत में रोपित होगा उसे ही आप क्या कहेंगे, गर्भाधान कहेंगे। उसे ही आप क्या कहेंगे, गर्भाधान कहेंगे। तो बाबू ये गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है। कभी कभी जब ये अंतःपरत में रोपित होता है तो कुछ ब्लड जैसी फॉलिकल्स बाहर आते हैं छोटे छोटे, और अधिकांशतः में ऐसा नहीं होता है। और इसी समय मादा के शरीर में HCG, इसी समय मादा के शरीर में HCG हार्मोन बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन बढ़ जाता है। और इसी HCG हार्मोन से क्या टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, गर्भधान टेस्ट होता है। तो ट्यूब होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ऐसा किट होता है, ठीक है, ऐसा किट होता है। इसमें यहाँ पर 2 ऐसे छिद्र होते हैं और यहाँ पर लाइनिंग होता है एक ऐसा। तो इसके अंदर यूरिन जब डाला जाता है तो ये लाइन बन जाता है ना, और इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। जब ये अंडा गर्भाशय के अंतःपरत में प्रवेश करेगा तो जैसे ही प्रवेश करेगा इसका एक परत होता है जिसे आपने नाम दिया था जोना प्लूसिडा। क्या नाम दिया था, जोना प्लूसिडा। तो क्या कहते हैं, रोपण के समय जोना प्लूसिडा नष्ट हो जाता है। रोपण के समय जोना प्लूसिडा नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, ठीक है ना बबुआ। जब रोपण होता है उस समय जोना प्लूसिडा नष्ट हो जाता है, और जैसे ही जोना प्लूसिडा नष्ट होता है इससे HCG हार्मोन का तीव्र गति से स्राव होने लगता है, और उस कारण से प्रेगनेंसी की जांच की जा सकती है। यूरिन में तीव्र मात्रा में HCG हार्मोन बढ़ेगा। तो यहाँ तक की चीजें जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमें सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है कि अब गर्भ धान जो हुआ है उसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है, और उस भ्रूण के विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, अपरा का विकास कैसे होता है, और जो अपरा का विकास होता है उसकी क्या क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पेजेस हैं ये टोटली समझ में आपको आने चाहिए। ठीक है, पहला से हम लोग देख लेते हैं। भाई मादा में क्या हो जाता है, क्लियर रहेगा। अंडाशय में ही सब कुछ हो जाता है जन्म से समय ही, और मासिक चक्र का जब प्रारंभ होता है उसी समय ये अंडा विकसित होकर के कहां से, अंडाशय से बाहर निकलता है। तो ये बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन बोले थे, LH। और यहाँ जब विकास हो रहा होता है तब कौन सा हार्मोन, FSH। प्रत्येक माह में FSH हार्मोन स्रावित होगा। और अंडे के विकास में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री, और कौन सा विभाजन, समसूत्री दोनों होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब ये विभाजन हो गया तो क्या होगा, देख ही रहे हैं। शुरुआत में ये ओगोनिया कितना गुणिक होता है, द्विगुणिक होता है। ठीक है, कितना गुणिक होता है, द्विगुणिक होता है। कितना गुणिक हो जाता है, द्विगुणिक होता है। और लास्ट में जब देखेंगे ये अर्धसूत्री विभाजन में अंडा क्या हो जाएगा, अगुणिक हो जाएगा। तो जहां भी बबुआ अगुणिक पूछ दिया है तो अगुणिक में अंडा भी आ गया, शुक्राणु भी आ गया। द्विगुणिक में पूछ दिया तो प्रारंभिक अंडा हो गया। अब इसके बाद तीसरा हमने क्या बताया कि किस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं निषेचन की होती है और अंडे का परत कौन सा होता है। तो कोरोना रेडिएटा जो है वो अंडे का परत हो गया, सबसे बाहरी परत कौन सा हो गया, कोरोना रेडिएटा। और इसका आंतरिक परत कौन सा हो गया, जोना प्लूसिडा। अब जोना प्लूसिडा और कोरोना रेडिएटा तो है ही, लेकिन इसके पास युग्मक जाएगा शुक्राणु। जब शुक्राणु इसके पास जाएगा
तो इसके एक्रोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर भरे होते हैं और ये एंजाइम्स धीरे धीरे यहाँ से बाहर आते हैं। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो एंजाइम यहाँ से निकलते हैं, धीरे धीरे निकल के बाहर आते हैं और जैसे जैसे बाहर आते हैं ये परत धीरे धीरे टूटना शुरू होता है और जैसे जैसे ये परत टूटता है ये 23 गुणसूत्र जो यहाँ पर गुणसूत्र बने हुए 23 गुणसूत्र जो बने हुए हैं ये इसके साथ चले आते हैं और जैसे ये दोनों आपस में जुड़ते हैं पेयर बन जाता है और जैसे ही ये पेयर बनता है इसको युग्मनज के नाम से जाने लगता है। जब ये युग्मनज बन जाता है बाबू तो कुछ क्वेश्चंस इस पर पूछ लेता है, क्वेश्चंस के बाद देखते हैं। जब युग्मनज बन जाता है तो इसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हो जाती है। क्या हो जाता है इसके बाद युग्मनज में कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। जब यह विभाजन 16 से 32 कोशिकाओं का हो जाता है उसे मोरूला कहते हैं। 32 से 64 का होगा तो ग्लास्टूला कहेंगे, 64 से 128 का होगा तो उसे कोकर पुट्टी कहेंगे और वही जाकर के इस अवस्था में बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी और ये गर्भाशय में जाके क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो ये बनते ही, ये गर्भाशय में टच करते ही गर्भाशय का परत सूचना दे देगा ब्रेन को कि भैया मेरे पास जो अंडा आया है वो तो निषेचित हो गया है, अब जनसंख्या बढ़ाने की बारी है, चलो जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो अगर ब्रेन देखेगा, जांच करेगा कि भाई सच में ये अंडा जो आया है वो तो निषेचित है, तो अब पूरा टेस्ट करेगा कि सारे बॉडी के सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कम काम कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जिस परत में ये अंडा प्रवेश किया है उसको मोटा करते ताकि ये अंडा फिर से बाहर ना हो जाए, जिसे मिसकैरेज भी हम कहते हैं। ठीक है, बच्चे का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना विकसित होने के बाद। तो ऐसी अवस्था में ये रुका रहेगा और उसी समय जो हाइपोथैलेमस है वो प्रेशर देके फ्यूज ग्रंथि से क्या निकलवाएगा, HCG हार्मोन, हार्मोनल क्रोनिक गैनेडोट्रेप्सिन बोला जाता है। और इसी हार्मोन से यह बात पता चलेगी कि प्रेगनेंसी हो गया है। और यह कब पता चलेगा, जब अगले माह में मासिक चक्र देर से समय लगने पर भी ना आए, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक अगर मासिक चक्र की क्रिया ना हो तो ये टेस्ट होगा और इस टेस्ट के कारण ही गर्भ बना रहता है। और जब ये विकसित होकर के आगे बढ़ा तो इस समय जोना प्लूसिडा नष्ट हो जाएगा और अब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होगा। उसमें हाथ बनेंगे, हार्ट बनेंगे, आंख बनेगा, त्वचा बनेगा, अंग बनेंगे, सारी प्रक्रिया बनेगी। तो जब ये अंगों का निर्माण होगा बाबू उसे ओजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओजेनेसिस कहेंगे। यहाँ तक एक खत्म। कल क्लास अगर चलेगा, कल संडे है तो क्लास चलेगा 1 घंटे का और कल हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे। परसों से मेंडेलियन थ्योरी और DNA, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 18 नंबर का ये चैप्टर आएगा इसके बाद वाला। इसलिए वी होप रेगुलर रहिए और उसको अच्छा से फोकस करिए। जिनको भी डाउट हो वो मैसेज कर देंगे, के ऊपर हम लोग कर लेंगे। कल क्वेश्चन भी करा देंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।